दोस्तों आज मैं आपको गरीब और अमीर के बीच में अंतर बताने वाला हूँ और इस चीज के लिए मैंने 3 बुक्स का सहारा लिया है। पहली रिच डैड पुअर डैड, दूसरी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और तीसरी है द ई-मैथ रिविजिट। दोस्तों सबसे पहला अंतर जो गरीब और अमीर के बीच में होता है वो ये होता है, रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए हर महीने पैसा कमा कर दे और फिर उसके बाद अपनी जरूरत की वो चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो दिखावा करने के लिए सारी यूजलेस चीजें खरीदते हैं जिसके बाद उनके पास कोई पैसा नहीं बचता है कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और वो पूरी जिंदगी गरीबी में ही जीते हैं। इसका मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगी। जब मैं कॉलेज पढ़ता था उस टाइम पर मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता था जहाँ पर 6 या 7 घर थे और जिन घरों को बिल्कुल अच्छी तरह से डिजाइन करके रखा गया। उन सारे खूबसूरत घर को एक घर था जो पूरी तरह कंप्लीट नहीं था और वो घर एक बिजनेसमैन का था और बाकी सारे घर जो थे वो डॉक्टर, इंजीनियर्स और प्रोफेसर लोगों के थे। जिनके घर मैं रहता था वहाँ पर एक अंकल और आंटी रहते थे और वो दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुके जिसके कारण उनको कोई भी पेंशन नहीं मिलती थी। जब मैं पहली बार उनके घर गया था तो मुझे लगा कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं। उनकी कार से लेकर घर डिजाइनिंग तक हर चीज परफेक्ट वे में सजी हुई थी। मैंने बहुत बार ये देखा कि अंकल और आंटी की लड़ाई होती थी पैसों को लेकर। कोई भी खर्चा उन दोनों के बीच में टेंशन बना देता था। एक बार अंकल के साथ में बैठकर चाय पी रहा था। मैंने उनको कहा कि आपके पड़ोसी ने शायद अपने घर को पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ वो बंदा बहुत ज्यादा कंजूस है, कार भी सिर्फ नॉर्मल सी रखा है, एक ही मकान बनाया है, उसकी वजह से हमारी कॉलोनी भी ठीक नहीं लगी और थोड़े ही महीनों के बाद में वहां से शिफ्ट हो गया था। और एक बार अंकल ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपका अगर कोई फ्रेंड हो पीजी के लिए, हमारे पास यहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, अगर कोई हो तो बता देना। मैंने कहा ठीक है अंकल, लेकिन अजीब तो तब लगा जब उन्होंने दूसरे ही दिन मुझे कॉल कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कोई फ्रेंड है आपका। मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन ये कहा कि आपकी फीस बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ये तो होगा ही क्योंकि हम फैसिलिटीज जो दे रहे हैं। और फिर दूसरे दिन उनकी और कॉल आती है कि हम अपना प्राइस थोड़ा कम करने के लिए तैयार हैं, तुम उनको यहाँ पर भेज सकते हो। लेकिन हकीकत में वो प्राइस भी मेरे दोस्त के लिए बहुत ज्यादा था और वो वहाँ पर नहीं गया। जब मैंने इस पूरी स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड किताब से थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बिजनेसमैन का घर ही जिसका एक फ्लोर बना हुआ था और 1-1.5 साल के बाद वो ही घर उस कॉलोनी में सबसे बड़ा था। उन्होंने 3 मंजिल उसे बना दिया था और उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाया। और दूसरा अंकल ने होंडा सिटी रखी हुई थी, लेकिन वो चलाते स्कूटर को थे। शायद वो ऐसा अपने पैसों को बचाने के लिए करते हो, लेकिन मैं ये पूरी तरह जान चुका था कि चाहे वो बाहर से बहुत ज्यादा अमीर दिख रहे हो लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले हैं और उनको पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई होती है। और दोस्तों गरीब सोच वाले लोग ऐसे ही काम करते हैं। सैलरी तो 15,000 की होगी लेकिन फोन 50,000 का खरीद लेंगे, रिक्वायरमेंट से ज्यादा बड़ी कार खरीद लेंगे और वो भी लोन पर ले लेंगे और बहुत ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगे और महंगे जूते खरीद लेंगे। लेकिन अमीर सोच रखने वाले लोग इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू देता है और तभी जाकर उसके लिए पैसा पे करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट दूसरा मेन पॉइंट ये कहता है कि अमीर लोग सबसे पहले खुद को पैसा देते हैं जिसके बाद में किसी और को देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो रोबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ की रियल स्टोरी को जानते हैं। बात इन दोनों की शादी से पहले की है। रोबर्ट जो थे वो बहुत ही ज्यादा लोन पर जी रहे थे, लेकिन ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, लेकिन इनकी महीने की तनख्वाह से ज्यादा इनकी लोन की किस्त जाती थी। लेकिन रोबोट जो थे उनको अपने रिच डैड के सारे नियम और प्रिंसिपल्स याद थे जिन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पैसा दो। इसीलिए हमेशा रोबोट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% पैसा सेव करते थे, बाकी पैसा लोन वालों को पे करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि ये अगर पहले उधार वालों को पैसा देंगे तो और अगर अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो ये कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाएंगे।
और कुछ टाइम के बाद में इन्होंने अपने सेव करे पैसों से ही सारी इन्वेस्टमेंट करी और फाइनली मिलियन ऑफ डॉलर के मालिक बन गए। दोस्तों सबसे ज्यादा हम लोग ये गलती करते हैं कि हम पहले सारा अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद में पैसा सेव करना चालू करेंगे, या फिर सैलरी से जितना पैसा बचेगा हम उसे सेव करेंगे। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वॉरेन बफेट बोलते हैं पहला पैसा सेव करो, उसके बाद बाकी सारे पैसे को खर्च करो। आप मान लो कि आपकी सैलरी ही कम है और अपनी सैलरी का कम से कम 20% सेव करो। अब दोस्तों सेव किया पैसा आपको अमीर नहीं बनाएगा, उसके बाद आपको उन पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अमीर माइंडसेट वाले लोग अपनी स्किल को पूरी जिंदगी इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। इसी नियम को इस बुक में 100 के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी ये बात को नोटिस किया है? बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट की एड्स आपको टीवी में नहीं दिखाई जाती। कभी भी फरारी कार वाले कभी भी टीवी में एडवर्टाइज करके आपको ये नहीं बोलेंगे कि उनकी आप उनसे फरारी कार को खरीद लो। ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी या फिर एरोप्लेन की कंपनीज आपको टीवी में एड करवाएगी, आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए पैसा खर्च करेगी। लेकिन मेन सवाल जो आता है वो ये है कि ऐसा है क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तो टीवी को ही देखते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लोग इन प्रोडक्ट को एक्चुअल में खरीद सकते हैं, रियलिटी में खरीद सकते हैं, वो अपना टाइम टीवी देखने में खराब नहीं करते। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और पोस्ट डॉक कर चुके हैं, इसीलिए वो सोचते हैं कि वो आराम को डिजर्व करते हैं और उन्हें लगता है कि हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, और वो इस तरह आराम से जॉब करके घर आते हैं और टीवी देखते हैं। ऐसे ही कहीं मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर आकर आराम से सीरियल्स को देखते हैं। नई चीजों को सीखना उनके दिमाग में दर्द पैदा करती है। लेकिन अमीर सोच रखने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि उनको अपनी स्किल को पूरी लाइफ इम्प्रूव करते रहना है। नई चीजों को सीखना उनका फैशन बन जाता है और यह चीज ही उनको सुकून देती है। अगर हम बिल गेट्स का एग्जाम्पल लेकर बात करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हर समय वो कोई ना कोई बुक को पढ़ते रहते हैं और अपनी सारी बुक्स के नोट्स को इस वेबसाइट के ऊपर डालते रहते हैं। ये अमीर सोच वाले इंसान का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि रिटायर होने के बावजूद भी बिल गेट्स अपनी वाइफ के साथ एक फाउंडेशन को चलाते हैं, जिससे वो पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम में इन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रखा है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये बात कहता है कि आउटसोर्स सबसे ज्यादा जब लोगों की जॉब लगती है तो उनकी मेंटालिटी होती है कि भाई अब तो अपनी लाइफ सेट हो चुकी है, जिसका इनडायरेक्ट जिसका रियल में ये मतलब होता है अब मैं जिंदगी में ग्रो नहीं करना चाहता, मैं पूरी जिंदगी इसी जॉब में रहूंगा। अगर हम इसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही बढ़ेगी, मतलब हम जॉब के कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। यानी कि पैसा बचाने वाले माइंडसेट में हम हर चीज से पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसा कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं, और अब पूरी जिंदगी इसी स्किल को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अमीर दिमाग वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके पास सिर्फ 24 ही घंटे हैं और एक लिमिटेड पावर है। अगर उन्हें बहुत ज्यादा ग्रो करना है तो अपने लिए लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने ज्यादातर काम जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना या फिर कार ड्राइव करना या फिर ऑफिस के सारे काम वो सारे आउटसोर्स कर देते हैं और उन सारी स्किल को डेवलप करते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लाइफ में अमीर बन पाए। इससे दो प्रकार का फायदा होता है। अपनी देश की ग्रोथ में वो अपना हिस्सा दे पाते हैं, दूसरा इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे देते हैं। लेकिन एक गरीब सोच वाला इंसान इन लोगों को देखकर हमेशा चूतिया समझते हैं और बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। यार ये लोग तो बहुत ही ज्यादा स्टाइल मारते हैं, बिना नौकर के तो ये काम नहीं करना चाहते। लेकिन अमीर सोच वाले इंसान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उनका मेन मकसद ये नहीं होता है कि स्टाइल मारी जाए, बल्कि अपने टाइम को पूरी तरह से बचाना होता है। अब दोस्तों एक बात ये भी नहीं है कि आप सारे काम लोगों से करवाओ और बाद में घर बैठकर दोबारा से टीवी को ही देखो। इसका मतलब ये है कि आप अगर जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो और अगर जिंदगी में आपको और लोगों की हेल्प चाहिए तो आप अपनी ग्रोथ को रोक नहीं पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये बात कहता है कि
थिंक विन विन। इंसान की जो साइकोलॉजी होती है उसको समझने के लिए रिसर्चकर्ताओं ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने दो ऐसे इंसानों को लिया जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उन दोनों को एक कमरे में बिठाकर एक टेबल के ऊपर $100 रख दिए। रिसर्चर ने उन लोगों को ये बताया, आप दोनों को ये $100 आपस में बांट लेना है, लेकिन हमारे कुछ नियम्स हैं। पहला नियम ये है कि पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि उन दोनों को $100 कैसे कैसे बांटने हैं। दूसरा आदमी इस बात को डिसाइड करेगा कि पहले आदमी ने उन दोनों में जितने जितने डॉलर बांटे हैं वो उसे मंजूर भी है या नहीं। अगर उसको ये बात मंजूर है तो दोनों को उतने डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसको ये बात मंजूर नहीं है तो दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब रिसर्चर्स को एक पैटर्न दिखाई दिया यहाँ पर कि अगर पहला आदमी $100 को अगर 50-50 करके बांटा है तो दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों को $50-50 मिल जाते थे। अगर वो 60 और 40 करके बांटता था तब भी दोनों को दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अगर पहला व्यक्ति उन्हें 70 और 30 करके बांटता तो दूसरा आदमी उसको रिजेक्ट कर देता है और दोनों को बावाजी का ठुल्लू मिलता था। मतलब सारा इमोशन का खेल हो रहा है। रिसर्च पॉइंट 70 और 30 था। इसी चीज को उन्होंने बहुत सारे लोगों में रिपीट किया, लेकिन हमेशा ये वाला नंबर 70 और 30 के आसपास ही आ रहा है। उन्हें लगा कि शायद $100 डेवलप कंट्रीज के लिए बहुत कम है, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज में गए और उन्हें भी यही चीज करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी रिजल्ट इसी प्रकार से सेम आए। लेकिन अगर आप दूसरे आदमी होते तो शायद आपका डिसीजन भी यही रहता, क्योंकि पहले आदमी ने आपको $70 क्यों दिए, ने आपको सिर्फ $30 और मैं भी उसे $70 क्यों लेने दूं। ये इमोशन के तौर पर तो ठीक भी रहता शायद, लेकिन इसको अगर हम लॉजिकली देखें तो, क्योंकि देखा जाए तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ हाँ बोलना था और आपको डॉलर मिल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस डील को ना ही बोलते हैं। लेकिन ये गरीब माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी होती है, जहाँ पर किसी से जलना, चिढ़ना या कंपटीशन जैसी बात होती है और इमोशंस होते हैं। लेकिन एक अमीर सोच वाले लोग हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं जिस तरीके से दोनों का फायदा हो सके। वो हमेशा विन होने पर भरोसा करते हैं, विन लूज या लूज वाली डील वो नहीं करते। अगर उनको विन विन सिचुएशन में कम पैसा भी मिल रहा है तब भी वो एक्सेप्ट करते हैं, चाहे कम ही क्यों ना मिले, लेकिन फिर भी वो उस डील को कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो हजारों ऐसे डील कंप्लीट करेंगे, अपने और दूसरों के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इतने सारे पॉइंट्स को कवर करा। पहला था फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। सबसे पहले ऐसा काम करें जिससे आपको पैसा मिले, उसके बाद ही कंफर्टेबल और शौक फैशन में खर्च करें। दूसरा, पे योरसेल्फ एंड फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसा दें। हमेशा ये कोशिश करें कि अपनी इनकम का कम से कम 20% तो सेव करें, चाहे आपके ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों ना हो। हमेशा ये मानकर चले कि आपकी सैलरी ही तो कम है और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखे। तीसरा हमने देखा था आउटसोर्स। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपको टाइम की जरूरत है तो आप अपने कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। इन चीजों में बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाएं। चौथा, हमेशा अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, हमेशा नई नई बुक्स को पढ़ते रहें। और लास्ट पॉइंट आता है विन विन। कभी ये मत सोचो कि दूसरे को मेरे से ज्यादा मिल रहा है, आप ये सोचो कि आपको कुछ भी तो नहीं मिल रहा था, लेकिन विन होने पर शायद आप कुछ तो मिल रहा है। और अगर आप रिच माइंडसेट के पर्सन हो तो आप ऐसे बहुत सारे तरीके ढूंढ लोगे। और दोस्तों लाइफ में जल्दी बहुत आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और हम इस जमीन पर हमेशा के लिए नहीं आए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर बढ़ जाए।